एनडीटीवी के रवीश कुमार को रेमोन मैग्साइसाई अवार्ड मिला है और आज हम उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। जो वो हमेशा की तरह जब उनसे बातचीत करते तो फ़ोन में लगे हुए हैं। रवीश आप मुझे मैं आपसे सवाल सारे पूछूंगी, आप ये मत कहिएगा कि तुम सीनियर की इज्जत नहीं करती हो। आप बेशक हम सबके सीनियर हैं, मेरे भी सीनियर रहे हैं। सबसे पहले तो वही एक मैं जो टिप्पणी लेना चाहती हूँ, हर इंसान सोशल मीडिया पे आपके लिए ऐसा खुश हो रहा है, अपने आप को इसका हिस्सेदार मान रहा है इस अवार्ड का। आपको लग रहा था कि रेमोन मैग्साइसाई भी कभी आप वहाँ पर जाएंगे? किसी ने भविष्यवाणी तो नहीं की थी? नहीं। आपने कभी कहा था जब आप हमारी सहयोगी थी, अभी भी हैं, और एक मेरे ख्याल से ओम थानवी ने कभी कहा था, पर मैंने नहीं सोचा था। मतलब अब ये बड़ा मुश्किल है कि वो वाला चाहिए तो हम काम करेंगे, और फिर नहीं मिले तो पता भी नहीं होता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सोचा तो नहीं था, मतलब हाँ। और किसी अवार्ड के बारे में नहीं सोचा था। पर लोग खुश हैं वो इसलिए कि मैं ये मानता हूँ कि देखिए मेरे आसपास कौन से लोग हैं, वही लोग हैं जो हिंदी संस्थानों में काम कर रहे हैं, अखबार में, चैनल में, काबिल लोग हैं। लेकिन वहाँ उनको पूरी तरह से उन्हें अपनी प्रतिभाओं को खुलकर उपयोग करने के लिए नहीं मिलता है। बहुत तरह की रिजिडिटी है ना, कि ऐसा एक शो बन गया है, उसका नाम रख दिए हैं तो संविधान बन जाता है, उसी में सब जाके जूता मोजा कपड़ा लत्ता कबर्ड जैसा शो होता है, सब उसी में डालते रहते हैं, अलमारी बंद कर देते हैं। तो मुझे वो पसंद नहीं है, आपको पता है। लेकिन और आप देखिए कि बाकी हिंदी प्रदेशों में कितने काबिल पत्रकार हैं, हम लोग खुद जाते हैं तो उनकी जानकारी से, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला। उनके दिल में पत्रकारिता है और पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, कभी उनको न पहचान मिलती है, न पैसा मिलता है, न मौका मिलता है। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं इन सब के बदले जी रहा हूँ, है ना। तो जो लोग ये चाहते हैं वो मैं कर रहा हूँ या मेरे से हो जा रहा है। इसलिए भी वो खुश हैं, और मुझे अपनी खुशी इसलिए भी अच्छी लगती है कि हर कोई ये सोचता है कि उसका कुछ पूरा हुआ है। और इतने सारे जो अभी भी आपका पूरा कमरा देखिए वो सब चिट्ठियों से भरा हुआ है। आज के भी वक्त में जब ईमेल है, व्हाट्सएप है, सब कुछ है, और आपके पास अभी भी जो लिखित चिट्ठियाँ आती है, आप कभी कहते भी थे कि सब एक शायद किसी कबर्ड में आप भरवाते थे कि यहाँ पे सब रख दीजिए, कभी इसको रखेंगे, ये क्यों कराते थे? देखिए अभी एक चूक हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं था कि जब उन्नाव की पीड़िता ने पत्र लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो उस समय पर ध्यान नहीं गया। ये हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं मिला हो, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बताना चाहिए था कि देश के लाखों लोग जिस उम्मीद से आपको चिट्ठी लिखते हैं, उन चिट्ठियों को पढ़ने की व्यवस्था आपके यहाँ क्या है। अगर व्यवस्था नहीं है तो जिस वक्त आप कह रहे हैं कि उन तक चिट्ठी नहीं पहुंची है, उस वक्त भी हज़ारों ऐसी चिट्ठियां ज़रूरी नहीं पहुंच रही हैं जो न्याय के लिए आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तो हम नहीं कहते कि वो देवता हैं और सब कुछ जान जाएंगे, पर एक सिस्टम होना चाहिए। मैं इसलिए भी रखता था कि लोग बहुत प्यार से लिखते थे, हाथ से लिखी हुई चिट्ठियाँ होती थी, और कुछ लिखावट के कारण फिर मैं सोचता था कि यार किसी ने इतनी मेहनत से दूर बैठ के मुझे लिखा है, तो उन चिट्ठियों को संभाल कर रखते हैं, और बहुत सारी खबरें की हैं उन चिट्ठियों के आधार पर। अभी एक चिट्ठी आई है, मैं जल्दी से यूं ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि पता ना चले। तो इस चिट्ठी में क्या है, एक टीचर है जो आरएसएस के स्कूल में काम करता है, वो कह रहा है कि 6-7 हज़ार रुपया ही हमें मिलता है, और संघ का काम भी करता है, और बीजेपी के जब चुनाव के समय आते हैं तो बूथों पे लगा दिया जाता है, और मना करने पर हटा दिया जाता है, और ये चाहता है कि मैं उसकी आवाज़ उठाऊं ताकि प्रधानमंत्री तक बात पहुंच जाए। मतलब ये आरएसएस के स्कूल में काम करने वाले शिक्षक को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नहीं जानते, इसलिए ऐसा हो रहा है, 6,000 रुपया मिल रहा है, जब वो जान जाएंगे तो उसे 25,000 सैलरी मिलेगी, ऐसा जबकि होता नहीं है। लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि वो एक जर्नलिस्ट से उम्मीद कर रहा है कि वो प्रधानमंत्री तक उसकी बात पहुंचा दे। तो इन चिट्ठियों से आप अच्छे होते हैं, आपका कनेक्ट बनता है, पढ़ना चाहिए। मतलब मैं खोल के देख लेता हूँ। आप जैसे अब आप लिखा कि किसी आरएसएस के टीचर ने ही आपको चिट्ठी लिखी हुई है, एक ये जी, और एक परसेप्शन बना हुआ है कि जैसे कि आरएसएस के लोग आपको शायद पसंद नहीं करते हैं या बीजेपी के लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। ये जो परसेप्शन है, हम जो सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, जब तक मैं उनसे सवाल नहीं करता हूँ फिर ठीक है, वो फ्रेंड टाइप से हैं। सवाल करने से उनको समस्या। अभी बात करते हैं। कुछ लोग बात करते हैं, बीजेपी से तो अब नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो बात करते हैं। हाँ कुछ लोग हैं बात करते हैं, उन्होंने बधाइयाँ भी दी हैं,
ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बधाइयाँ दी है। और जो जो एक पूरा जो ट्रोल लोग आपको करते हैं और बहुत तरीके की बातें आपकी कई बार पत्रकारिता के बारे में भी बोलते रहते हैं कि ये निष्पक्ष नहीं है, लेकिन अब जैसे आपको ये अवार्ड मिला है और उसमें जो पूरा लिखा गया है कि बड़ी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए, सोबर पत्रकारिता के लिए आपको मिला है अवार्ड। ये अवार्ड जब मिल जाता है तो उससे कुछ बदलेगा, आपको लगता है? नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। उससे क्या होता है ना कि थोड़ा आपको एक आपके भीतर एक ताकत मिलती है कि जो आप कर रहे हैं, जो इतने सारे खुश लोग हैं जो अचानक आकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो लगता है कि कोई लोग है जो आपके काम को पसंद कर रहा है, तो आप उसके सहारे आप अपना काम और करते रहते हैं, अपने आप को खींच लेते हैं कुछ दूर तक। हाँ, जिस स्ट्रक्चर में हम काम करते हैं, जिस सिस्टम में हम काम करते हैं, वो सब इतनी आसानी से उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो बड़े पत्थर के बने होते हैं। जो आज मीडिया का स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है इनसाइड आउटसाइड, तो उस पे उतना असर नहीं पड़ता, पर आपकी एक बार्गेनिंग पावर मिलती है, अंदर भी बहुत लोगों का गुडविल मिलता है, और जो आपके रीडर्स हैं उनका फेथ आप में देख के थोड़ा लगता है कि हाँ, मतलब हम सही रास्ते पे हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो लोग सराहेंगे। पता चल रहा है इस रिएक्शन से कि लोग अभी गायब नहीं हुए हैं, अभी लोग हैं। मतलब हाँ, भले ही लोग उन्नाव की पीड़िता के लिए नहीं निकले, पर मुझे बधाई देने के लिए आए हैं। अच्छा होता है कि उन्नाव की पीड़िता के लिए निकलते और मुझे कम बधाई देते, मेरा काम चल जाता उससे। और जैसे शुरू से शुरू करते हैं, आप जब जर्नलिज्म में भी नहीं आए थे तो आप बिहार के मोतिहारी से आते हैं, किस तरीके का एक बैकग्राउंड आपका रहा है, मैं वो दर्शकों को बताना चाहती हूँ। बहुत ही सीधा साधा था, मतलब नहीं, बहुत तरह के प्रिविलेजेस लोग कहते हैं, आपके पास ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं था मेरे पास। उसकी समझ ही नहीं थी, डरा डरा सा आदमी था, हालत ख़राब हो जाती थी कि मैट्रिक पास करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रिविलेज तो दूर की बात है, फिर इंटर पास करेंगे कि नहीं करेंगे। किसी ने कहा कि ये साइंस वाइंस तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या, ये कोई न्यूटन है? हम भी जाके ले लिए जाके साइंस में एडमिशन, और कैलकुलस के क्लास में पहुंचा तो मैंने ये क्या है मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो गए। मैं भागा भागा आया। मैंने कहा भाई, अब मैं दोबारा किसी के चढ़ाने पे नहीं करूंगा, मतलब आप कोई कुछ भी कहते रहे, मैं करूंगा वही जो मैं जानता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ। तो वो आखिरी गलती थी कि मैंने इंटर में मैथ्स लिया था, तो 2 साल रट रट के पास किया किसी तरीके से। तो उस रटने के दौरान में मैं सिर्फ वो कॉस थीटा साइन थीटा इधर वाला उधर वाला रटता रहता था, तो किसी प्रिविलेज का कुछ पता नहीं था मेरे पास, मेरे अंदर है या नहीं है। लेकिन उन सब के प्रति एहसास तब होता है कि जब धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी सेटल होती है ना, जब आप बहुत तरह के रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, तब पता चलता है। स्टूडेंट लाइफ में उतना नहीं पता चलता है। जब आप दोस्तों के साथ होते हैं, मेरे केस में गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं, बीवी के साथ होते हैं, तब पता चलता है कि आपके भीतर प्रिविलेज की क्या क्या चीज़ें हैं, और उनको जीवन भर उसको वीड आउट करते रहना पड़ता है। तो आपको ये जो प्रिविलेज से निकलना किसने सिखाया, उसके बारे में तो बताइए। नहीं, अब बताता हूँ तो, लेकिन सारे लोग सर्च करने लगते हैं उसके बारे में, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगते हैं, और तो ये ठीक बात नहीं है। हाँ, है ना, वो मेरी दोस्त है, बाकी क्यों दोस्ती करना चाहते हैं? लेकिन नहीं, हाँ, ये ट्रेनिंग मेरी अभी भी चल रही है, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी अभी भी चल रही है। बेटियाँ भी ट्रेन करती हैं मुझे, और नॉयना भी ट्रेन करती हैं। हाँ हाँ, बाकायदा उसकी बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है। ये एडमिट करना चाहिए और ये कहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ये सोचता है कि उसके भीतर ये सारी चीज़ें पहले से पॉलिश्ड है, तो झूठ बोलता है। हाँ, मुझे पता भी नहीं चलता, जब डांट खाता हूँ और जब प्रॉपर समझाया जाता है विथ थ्योरी, तब समझ में आता है, अरे बाप रे बाप, निकालो खुद को यहाँ से। और जब जर्नलिज्म में आया एनडीटीवी में, आपने एनडीटीवी से स्टार्ट किया आई थिंक 96 में, फिर क्या काम करना शुरू किया? मैं यहाँ चिट्ठी छांटता था। ये जो चिट्ठियाँ वो पड़ी हुई हैं, यहाँ बोरे में चिट्ठियाँ आ जाती थी, और जिसमें गुड मॉर्निंग इंडिया का प्रोग्राम होता था, तो उसमें जैसे चेतन के लिए शो के लिए अलग आ गया, और कार एंड बाइक के लिए अलग आ गया, और फिर फूड वाले सेगमेंट के लिए अलग चिट्ठियाँ आ गई। लोग लिखते थे खूब। दर्शक लिखता है, उसका संबंध जो है ना मीडिया से बड़ा गजब का है। मतलब कई बार ये ट्विटर और फेसबुक वगैरह सब संबंध ऐसे धुंधला कर देते हैं, पर जो असली दर्शक है उसके बड़े विचित्र संबंध है। तो बहुत मेहनत से वो लिखते थे, तो मैं उसको पढ़ता था ज़रूर। कोई और नहीं पढ़ता था जिनके लिए चिट्ठियाँ आती थी, तो मैं उसको पढ़ता था कि लोगों का टेक्स्ट क्या है, राइटिंग क्या है, कंटेंट क्या है, वो रिएक्ट कैसे करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैं उसमें ट्रैवल करने लगता था, सपना देखने लगता था कि मैं कभी प्रोग्राम बनाऊंगा तो ये ध्यान में रखूंगा, वो ध्यान में रखूंगा, ये ध्यान में रखूंगा।
तो बोरी की बोरी चिट्ठियाँ आती थी। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को बोलता था आप ये लाइन लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। तो शिवानी शर्मा की नज़र पड़ गई, तो उन्होंने नौकरी दिला दी ट्रांसलेटर की। और फिर ट्रांसलेटर फिर स्टार्ट ये मैं अपनी कहानी बेचने के लिए नहीं बता रहा हूँ। हाँ नहीं, कुछ लोगों की आदत है कि मैं चाय बेचता था तो दिन भर कहानी बताते रहे, ये मैं उसके लिए नहीं बता रहा हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ अपॉर्चुनिटी कम है, जहाँ पढ़ाई का बहुत ख़राब स्तर है, घटिया स्तर है, यहाँ पर यह संभव है कि हम सबको स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। जहाँ पे कुछ इतने सारे कनेक्शन, कोई फेयर प्रोसेस नहीं है किसी भी चीज़ का, तो उसमें ये संभव है कि आप इससे स्ट्रगल से गुजरें। बहुत लोग आते हैं बिहार से, राजस्थान से, वो स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में जाके। तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ना कि अपनी कहानी बेचने के लिए। तो काफ़ी कुछ सीखा उससे। फिर रिपोर्टिंग करता था तो यहाँ अंग्रेज़ी का माहौल था शुरू शुरू में, और हिंदी बहुत छोटा डेस्क था, लेकिन उसी में अपना आइडिया दे के कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो दूसरे लोग मेरे आइडिया पे करते तो मैं अपना आइडिया टेस्ट करता था, अरे वाह ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। तो खाली कभी नहीं बैठना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। आप लैब टेस्टिंग हमेशा करते रहिए, भले आपके पास अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। फिर एक दिन राधिका रॉय का चिट्ठी आया कि हमने आपको आपसे बिना पूछे आपको रिपोर्टर बना दिया। मैंने कहा ये बड़ा कमाल का ऑर्गेनाइजेशन है भाई, हैं कि पूछा, ये मतलब वो खुद ही गिल्ट में लिख रही हैं कि आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपसे पूछा नहीं, मैंने आपको रिपोर्टर बना दिया। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, बस फिर क्या, फिर तो लेके दौड़ के निकल पड़े। तो आप रिपोर्टिंग करते थे स्टार्टिंग में, तो आपको क्या चैलेंजेस नजर आते थे? चैलेंजेस ये थी कि ये सब कुछ बड़े दिग्गज लोग थे और वो जाके 4 इंटरव्यू कर ले आते थे। वही दिल्ली में 5 आदमी हैं, उनका 100 में साल भर में 2500 बार इंटरव्यू होता था। मैं बड़ा तंग आ गया था। कोई भी अच्छी स्टोरी आए और उसके वो चल रहा है, किसी का इंटरव्यू चल रहा है, हमको समझ में नहीं आता था इतना ये इंटरव्यू देके, और हर दिन एक्सक्लूसिव, और अगले दिन उस एक्सक्लूसिव का कहीं अता पता नहीं है, बुलबुला की तरह उड़ गया है। तो मुझे मज़ा नहीं आता था उसमें, तो मुझे लगता था जगह ही नहीं मिल रही है शाम के बुलेटिन के लिए और इसके बुलेटिन। तो फिर मैंने सोचा कि इन्वेंट करते हैं, और तो फिर मैं अपने उस पीटीसी के स्पेस में इन्वेंशन करना शुरू कर दिया, जो 30 सेकंड का होता था। और बहुत तरह की उसमें कलाकारी करता था, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब उसी एक 30 सेकंड के पीटीसी में होते थे। मैं सोचता था 20 सेकंड के पीटीसी में तो शाहरुख खान लक्स साबुन बेच देता है कि नहीं, तो मैं तो अपनी स्टोरी क्यों नहीं कर सकता हूँ 20 सेकंड में। तो छोटी स्टोरी करता था, क्रिस्प करता था, और मॉर्निंग के लिए करता था। तो मॉर्निंग की स्टोरी में ज़्यादा रन मिल जाता था, तो उससे फिर मैं अपना जजमेंट करता रहता था। धीरे धीरे स्पेस ढूंढते रहना पड़ता है। ये दुखी होके ऑफिस की पॉलिटिक्स में दुखी होके बैठना नहीं चाहिए। तो आप जब शुरू में आए होगे और आपका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, यहाँ पे जर्नलिज्म का कोई इस तरीके का व्यक्ति भी नहीं था, तो अपना स्पेस बनाने में भी वक्त लगा होगा और बहुत सारी दिक्कतें भी आपको पेश आई हों। आई, और बहुत सारे लोगों ने हैंड होल्डिंग की। मुझे अच्छी तरह से याद है कि नताशा ने कहा ये तुम्हारा क्या स्वेटर है, जरा अच्छे से चलो। तो किसी ने स्वेटर खरीदा है चल के, किसी ने पहनना सिखाया, किसी ने बोलना सिखाया। तो बहुत तरह के लोग होते हैं जो आपको कंफर्ट देते हैं। आपने बोला था ना, एक पेड़ में कई बारिशों का पानी होता है। हाँ, एक पेड़ में कई बारिशों का पानी होता है, और वो एक बारिश के पानी से पेड़ कभी बड़ा नहीं होता है, ये याद रखना चाहिए। इसलिए जब ये दिन करीब आ रहा था तो मैंने उन सभी लोगों को कल रात में लिखा कि मैं आज आपको बहुत याद कर रहा हूँ। ये नहीं बताया क्योंकि उन्हें मुझे एक सीक्रेट क्लॉज था, पर उन सबको मैंने लिखा कि आज मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ। और जब मैं ऑफिस आ रहा था तो फिर मैंने नताशा से भी बात की फ़ोन करके, यही कहा कि आज बात नहीं करते तो थोड़ा अधूरा रह जाता है, सो अभी तुमसे बात कर लेते हैं। तो उसको भी अच्छा डर किससे लगता था? डर, पता है ना, कल्चरल डर था। वो डील करना नहीं आता था कि वो अचानक एकदम भड़बड़ाते हुए कोई ऑक्सफोर्ड से आ गया है, वो पूरा उसका यहाँ कपार पर ऑक्सफोर्ड है, कंधे पे कैम्ब्रिज है, इधर कुछ है। अब हम लोग जहाँ पूछ देते थे कॉलेज का नाम तो घबरा जाते थे कि भाई कहाँ से आ गए। तो वो डील नहीं कर पाते थे। कुछ अपनी भी कई बार होता है कि हम लगते हैं वो दुश्मन है, लेकिन हो सकता है कि मेरे अंदर वो डील करने में समस्या थी, जो बहुत बाद में जाके मैं डील करना सीखा कि अच्छा ये चीज़ें हैं, इसको ऐसे फिगर आउट करनी चाहिए। तो जो आप एनडीटीवी में अगर नहीं होते तो आपको लगता है कि आप कहीं और भी इस तरह का काम कर पाते? इसलिए मैं एनडीटीवी छोड़ के कहीं गया नहीं। ये मुझे बहुत क्लियर था कि जो मैं करना चाहता हूँ, जो मेरे टेस्ट का चीज़ है, वो तब भी नहीं था। वो पता नहीं चैनल खोल लेते थे और दिन भर वो बंदर, कभी ये, कभी शमशान, यही सब चलाते रहते थे। तो मुझे ये पता था कि मेरे टेस्ट की चीज़ें यहीं चलती हैं और यहीं चलाने देते हैं लोग, तो मैं यहीं करता रहा, तो मुझे जाने का मन नहीं किया कहीं।
लेकिन अभी पिछले दिनों में जैसे अगर आप देखा जाए तो जो क्वालिटी है, मतलब आपके टीवी की, आपके प्रोग्राम्स की, वो उस तरह की नहीं है जितना आप कर सकते हैं, मतलब जितना बेस्ट आप कर सकते हैं। देखिए, रिसोर्स का असर तो पड़ता है ना। अब रिसोर्स का असर बहुत पड़ जाता है। उससे आपकी खबरों का दायरा छोटा हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, कई बार मेरा प्रोग्राम अच्छा नहीं होता। ये मैं रोज़ रोज़ अपने दही को मिठाई कहूँ, ये ज़रूरी नहीं है। और कई बार औसत भी होता है, बहुत बार ख़राब भी होता है। लेकिन कोशिश करते हैं कि उसी में जिस तरह से लोगों को जोड़ के जो भी सूचनाएं मिलती हैं उसको करने के लिए। अब चूंकि गेस्ट नहीं आते हैं, वो बड़ा मौज का है प्रोग्राम। अगर काम नहीं करना है ना, जितना भी डिबेट प्रोग्राम कोई एंकर कर रहा है ना, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, वो 10 मिनट भी मेहनत नहीं करता होगा। फ्री फंड की मेहनत है, जितना मर्जी उतना प्रोग्राम दिन भर कर लो। तो वो उन्होंने जब मेरा बॉयकॉट किया बीजेपी ने, तो अब मुझे 40 मिनट का प्रोग्राम भरना था। तो मैं रिसर्च करना शुरू कर दिया, दूसरा एवेन्यूज़ तैयार किया, लोगों के मैसेजेस से न्यूज़ को खड़ा किया, उनके प्रॉब्लम के स्ट्रक्चर बनाया जिससे कुछ असर हो, सरकार को भी पता चले। कई बार लगता है कि हम कोई सरकार के दुश्मन हैं, पर मैं बहुत कॉम्प्लीमेंट करता हूँ गवर्नमेंट को। अपनी खबरों से उसको सही समय पे पता चल जाता है। तभी तो सही समय पे रेलवे पे 2.5 लाख नौकरियाँ, 2 लाख नौकरियाँ निकली थी। कौन उठा रहा था? हम ही उठा रहे थे, लगातार किए जा रहे थे। मैं नहीं कह रहा कि मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन उस फैसले के समय मैं उसको लगातार उठा रहा था, रेलवे के की नौकरियों के सवाल को। और ये रेलवे वाले भी जानते हैं कि उसका रिजल्ट हो चाहे एग्जामिनेशन हो, तो लोगों तक पहुंचने का मौका मिला उनके बॉयकॉट करने से। तो आप जैसे कई बार अपने ही जर्नलिज्म के फील्ड के लोगों की या पत्रकारों की भी आलोचना करते रहते हैं, और उसी तरह से वो बैकलैश भी आता है। हाँ हाँ, आता है। और मैंने तो कहा भी है कि कई बार कि जैसे बहुत ख़राब संपादक लोग हो गए हैं हिंदी मीडिया में, जबकि आप रिपोर्टर के लेवल पे जाइए तो बहुत काबिल रिपोर्टर लोग मिलते हैं। तो इसमें क्या बुरी बात है? इसमें तो क्या, ये तो बात फैक्ट है। अभी वो एडिटर को हटा कर रिपोर्टर को 4 फ़ोन पे लगाऊंगा तो वो यही बात बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर हिंदी पत्रकारिता अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल ना करे तो काम तो नहीं चलेगा ना। बहुत ही ज़्यादा बिहार यूपी सेंट्रिक हो गए हैं, और बिहार यूपी में भी हम बिहार यूपी को बिल्ड करने के लिए जर्नलिज्म नहीं करते हैं। जो हिंदी हार्टलैंड है, बिहार, यूपी, राजस्थान, हिमाचल। हिमाचल कहाँ है? इस हिंदी हार्टलैंड में तो पता भी नहीं चलता हिमाचल प्रदेश कहाँ है। कभी कभी उत्तराखंड दिख जाता है। तो मोर और लेस इसे ही यूपी बिहार सेंट्रिक हो गई है हिंदी की पत्रकारिता, जिसको निकलना चाहिए। अगर वो नहीं निकल सकती है तो इन राज्यों की समस्याओं में डूब जाना चाहिए, ताकि वो अपने स्टेट को बेहतर करें। इतना अकाउंटेबिलिटी लाएं अपनी रिपोर्टिंग से कि विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री, इन सब की हालत ख़राब हो जाए। और पिछले कुछ टाइम से बहुत ही खराब वक्त चल रहा है कि आपको लगातार फ़ोन आते रहते हैं, लगातार लोग ट्रोल करते रहते हैं, गालियाँ भी देते रहते हैं। आप वैसे तुम भावुक इंसान है बहुत ज़्यादा, जो जितना मैंने देखा है आपको, उस वो भावुक भावुकता नहीं में। होंगे तो फिर देखिए, जो इंसान भावुक नहीं हो बड़ा क्रूर होता वो ये तो सही है बात ना। है। थोड़ा रोना आना चाहिए, थोड़ा आपको डरना चाहिए, मरने से भी डरना चाहिए, और तकलीफ होनी चाहिए आपको। ये अगर नहीं है तो फिर आप इंसान नहीं है ना। फिर भावुक इंसान होना तो बहुत अच्छा है। हाँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कोई फलाने इंच वाला आदमी नहीं हूँ। मैं कमज़ोर आदमी हूँ भाई, इसमें मुझे डर लगता है। मैं रोज़ अपने डर को जीतता हूँ, उससे हारता भी हूँ, ऐसी बात नहीं। और अभी जो पहले तो आपने रविश की रिपोर्ट करते थे, तो उसमें भी कुछ मतलब बहुत अच्छा एक काम हुआ, और बहुत तरीके की बातें, मतलब आपका जो पूरा एक ब्रांड बना, लाइक रविश कुमार की रिपोर्ट, रविश की रिपोर्ट। उसके बाद जब प्राइम टाइम भी स्टार्ट हुआ, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये वाला जो काम था ये बहुत अच्छा हुआ? हाँ, बहुत सारा काम। जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था तो बहुतों को नौकरियां मिली। बहुतों ने कहा कि आपको बहुत गाली देते थे, सो अब से गाली नहीं देंगे, लेकिन हम वोट जहाँ देना होगा वहीं देंगे। तो वो ठीक बात है, मुझे उन्होंने गाली देना। हाँ, वैसे भी वोट किसी को दिलवाना ना दिलवाना वो आपका काम गाली क्यों नहीं दे है। रहे हैं? हाँ, मेरा वो गाली क्यों दे रहे थे फ्री फंड का, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने उनको समझाया कि अगर आईटी सेल का काम करोगे और लड़की वाले आएंगे पूछेंगे लड़का क्या करता है, तो बता नहीं पाओगे। तो आईटी सेल के लड़के ये मेरी बात समझ गए। तो कुछ आईटी सेल के लड़कों ने कहा कि हम ये काम छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वाकई में हम अपने रिश्तेदारों को नहीं बता पाएंगे कि आईटी सेल में जाके हम जर्नलिस्टों को गाली देते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, गंदी गंदी भाषा लिखते हैं। तो ये बता के किसी की शादी हो सकती है इस देश में? वो चाहे कितने बड़े नेता का भक्त हो, इसकी शादी नहीं हो सकती, इतना मुझे पता है।
तो मैं सही बात कर रहा था। आप उत्तराखंड में एक मेडिकल कॉलेज में अचानक 20-25 लाख रुपए की फीस बढ़ा दी गई, 500 बच्चों ने वहाँ पर दिन रात प्रोटेस्ट किया, वो 5-6 दिन तक दिखाते रहे, फीस वापस हो गई। तो हम इसी में खुश हैं, बाकी ठीक है। और अभी ऐसा तो नहीं कि ये पड़ाव है रेमोन मैग्सायसाय, या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी इसके बाद अब चलो छुट्टी? नहीं नहीं नहीं, छुट्टी तो सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब मैं तो चाहता हूँ पत्रकारों को हमेशा के लिए तो छुट्टी नहीं कर देंगे, बाय बाय नहीं करेंगे जल्दी? नहीं, वो अचानक लोग पूछते रहते हैं कि अब तो रिजल्ट आ गया, आपकी छुट्टी हो जाएगी, वो हो जाएगी, लेकिन भाई काम करते रहना चाहिए, हम सबको काम करना चाहिए। उसका संबंध हमारे रोजगार से है, और वो छुट्टी नहीं, लेकिन हाँ छुट्टी सारे पत्रकारों को गिल्ट फ्री छुट्टी लेनी चाहिए। हमें ये सिखाया जाता था कि नहीं, हिंदी के पत्रकार हैं तो आप छुट्टी ना ले। मैं सबसे कहता हूँ जम के छुट्टियाँ लिया करो, एक आध डंडी भी मार लिया करो, लेकिन जब काम करो तो ठीक से करो, उसमें कोई तो दिक्कत अभी मतलब कम से कम अब थोड़ा सा ये हो गया है अवार्ड मिलने के बाद, जैसे आप हमेशा करते रहते हैं कि नहीं चट गए हैं यार, बहुत परेशान हो गए हैं, अब नहीं होगा, तो लगता है कि शायद थोड़ा सा नहीं, वो बेचैनी तो रहेगी, वो कल से ही शुरू हो जाएगी। क्या बोर हो गया हूँ मैं, आप जल्दी बोर हो जाते हैं? हाँ बहुत बोर हो जाता हूँ। मुझे हर दिन कुछ नया चाहिए, कुछ अच्छा करने का मन करता है। और कुछ भी देखते हैं तो आप वैसे ही बन जाना चाहते हैं? हाँ, मैं वैसा ही बन जाना चाहता हूँ। मतलब अगर आप किसी को सब्जी बेचते देखते हैं तो आप कहते हैं मुझे ये बनना है? मैं सब्जी बेचने वाला बन जाऊँ, और जितना भी आसान काम है मैं वैसा बन जाना चाहता हूँ। नहीं, आप मुश्किल वाला भी बोलते हैं। किसी को गाते देखता हूँ तो मैं कहता यार सब ठीक था, वो गायक में नहीं हुआ। किसी को कल मैं मदन मोहन के संगीत सुन रहा था, लगा कि मदन मोहन नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ। तो मुझे अच्छा लगता है, कभी गोविंदा हो जाना अच्छा लगता है, कभी AR रहमान हो जाना अच्छा लगता है। तो ये सब टेस्ट हैं। अभी राशिद खान पे दिल आया हुआ है ना, तो बड़ा अच्छा गाना है, वो सब सुनता रहता हूँ। तो मन मेरा बहुत करता है कि लगता है कि इस शहर में ये वाला घर मेरा होता है, उस शहर का वो आदमी जो साइकिल से जा रहा है वो मैं होता है। तो कवि आदमी हैं उस तरह से, कविता हालांकि बहुत साधारण लिखते हैं, लेकिन तो आपका बेस्ट टीचर कौन है? मेरे बेस्ट टीचर, मेरे सारे टीचर मेरे साथ हैं, जो भी कॉलेज डे के, अनिल सेठी हों, सुब्रता खत्री हों, सुनील कुमार हों, शाहिद अमीन हों, प्रदीप चौधरी हों, ये सब अभी तक साथ हैं, और रविकांत हों। तो मैंने अपने टीचर को छोड़ा नहीं, जीवन भी आपको नहीं छोड़ा? नहीं, वो छोड़ने जाएंगे कहाँ। मैं तुरंत फ़ोन करके पूछता हूँ कि सर ये किताब का नाम बताइए। वो चाहे भले जहाँ ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज घूमते रहे, उनको बताना पड़ता है, बताते भी है। मेरे टीचर बहुत हेल्पफुल हैं। तो ये सब बातें हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, लोग बहुत सिखाते हैं, बहुत सिखाते हैं। और आपके जो टीम में अब जो लोग काम करते हैं उनको लिए क्या बोलेंगे आप? उनके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि लड्डू खाइए, और क्योंकि सबसे ज्यादा आपका गुस्सा, ऐसे लोगों को लगता नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आता है, पर हाँ एग्जैक्टली नहीं, लोगों को लगता होगा ना बहुत सौम्य से, बड़े ही। क्यों लगता है? हाँ, मैं काम कर रहा होता हूँ, 2 घंटे में प्रोग्राम जाना होता है, 20-40 मिनट का कंटेंट बनाना होता है, तो आदमी गुस्साए नहीं तो मैं थोड़ी सितार पे बजा रहा हूँ। जो आपका सबसे ज्यादा गुस्सा झेलता है उसके बारे में तो बताइए दीजिए। सबसे ज्यादा तो गुस्सा तो अभी तो नहीं, अब तो आजकल मैं इसका गुस्सा झेल रहा हूँ, मुझे बहुत डांटता है ये। हाँ सुशील, मुझे बहुत डांटता है। वैसे पता है हमारे अभी भी बहुत सारे दर्शक आपको देख ही रहे हैं लगातार, लाइक 4-5 हजार लोग अभी भी लाइव देख रहे हैं आपको, तो मैं चाह नहीं रही कि मैं इसको बंद करूं वो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। शुक्रिया दोस्तों। और बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं, हम कोई वो अमेरिकन संस्कृति वाले पत्रकार नहीं है कि धड़ से बायोग्राफी लिख दिए। यही सब छोटी मोटी कहानियाँ जो आपकी ज़िंदगी की कहानियाँ, कोई बात नहीं है मेरी ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं रवीश की रिपोर्ट वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, रवीश की रिपोर्ट के बारे में बताइए, वो कैसे स्टार्ट हुआ? ये ऑन इंडियो ने का आइडिया था कि चलो इस तरह से एक फॉर्मेट है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। तो मैंने भी एक चैलेंज ले लिया, तो उसी दौरान मैंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया सब, क्योंकि कोई भी खबर पे मैं पहली बार पहुंचना चाहता था। बड़ा टफ था, मतलब मैं ज़मीन पे लौटने वाली हालत हो जाती थी कि कहाँ से ले आएँ कोई चीज़ जहाँ पे पहली बार, जैसे चांद पे कोई एस्ट्रोनॉट उतर जाता वो, उस तरह से ढूंढ ढूंढ के गया। तो मैंने उसके एक अर्बन हिस्ट्री में, चूँकि मेरी पढ़ाई लिखाई थी, पढ़ते इंटरेस्ट आज भी है, एक शहर कैसा बनता है, इसीलिए स्मार्ट सिटी को लेकर जितना फर्जीवाड़ा हुआ, मैंने प्राइम टाइम में बहुत सीरीज किया था उसको लेकर, लेकिन लोगों ने समझा कि कोई मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, पर फर्जीवाड़ा ही जो फर्जीवाड़ा, लेकिन क्या करता, मैं आदत से मजबूर था। तो उस दौरान मैंने एक दिल्ली शहर को देखा, उसके समाज को देखा, खुद को देखा, और उस रिपोर्ट की अपनी एक भाषा, अपना एक व्याकरण बनता चला गया। तो मैं
अफसोस होता है कि वो इतनी जल्दी बंद नहीं होता तो अच्छा होता, क्योंकि मैं कुछ धीरे 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 पॉलिश करके एक स्टेज पे पहुंचा था और अब मैं वहाँ पे कुछ स्टोरीज करना चाहता था जो नहीं कर पाया। तो 2011 में प्राइम टाइम स्टार्ट हुआ था और तब बहुत सारे और भी लोग एंकर वो करते सारा थे। आपको मालूम है। हाँ मुझे पता है, तभी वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। 2011 में जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त तो यूपीए की सरकार थी और अभी लोग कहते हैं कि आप उस टाइम कुछ नहीं बोलते थे उन लोगों के बारे में। प्रोग्राम पुराना दिखा दीजिए सिर्फ, है ना। और वो तब यही सारे लोग कहते थे कि आपसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं, आप कितने हिम्मत वाले हो कि आप सरकार के खिलाफ ऐसे खड़े हो जाते हो, है ना। अब बात यह है कि झूठ का एक तंत्र यहाँ पर खड़ा तो कर दिया गया है। प्रेस अगर अपना काम करता तो शायद वैसा नहीं होता, लेकिन हम समझते हैं कि एक मुश्किल की बात है कि 90% मीडिया जब प्रोपेगेंडा करे और दिन रात करे तो लोगों को लगता है कि इतना सारा मीडिया तो क्या गलत बोलेगा, और यही आदमी है जो क्या सही बोलेगा। लेकिन हाँ, इतना सारा मीडिया मिलके गलत बोलता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और इधर भी बोलता है वो और दूसरे देशों में भी बोलता है। और प्राइम टाइम के लिए जब आप तैयारी शुरू करते हैं, आप सुबह आई थिंक 6 बजे उठते हैं और उसके बाद ही आप ढूंढने लगते हैं आज मेरे को क्या टॉपिक करना है। और कितने घंटे पढ़ते हैं एक प्रोग्राम बनाने के लिए? एक प्रोग्राम के लिए तो एक दिन में न्यूनतम तो 6-7 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। हाँ, मैं रोज़ 5,000 शब्द तो लिख ही देता हूँ। कुछ फेसबुक पे, कुछ ब्लॉग पे, कुछ व्हाट्सएप पे, कुछ प्राइम टाइम में, मिला जुला के 5,000 के करीब हो जाता है। 2,000 तो मिनिमम, 5,000 तो हो ही जाता है। तो बस अब हम आखिरी सवाल ही करेंगे। सवाल नहीं है, बस ये है कि आपको लोग इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, सब आपकी जीत में अपनी जीत खोज रहे हैं, कुछ उनके लिए बोलना चाहेंगे? बहुत मुश्किल है कि किसी की दुआओं का रिटर्न देना, किसी की चाहतों का रिटर्न देना बहुत मुश्किल है। मुझे ये पता है कि लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। क्यों ना कहूँ कि मुझे अच्छा लगता है। इतने सारे लोग गाली देते हैं, मैं दुनिया को बताता हूँ मुझे बुरा लगता है, तो लोग इसलिए बताता हूँ कि भाई 10 लाख लोग प्यार करते हैं और उसमें से 20 लोग गाली देते हैं, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एक जब इंस्टीट्यूशन के रूप में अगर गाली देते हैं तो चाहे एक भी गाली दे रहा हो मुझे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी भी गाली दे रहा है और उसके पीछे पावर का स्ट्रक्चर खड़ा है, नेता से लेकर उसके सपोर्टर तक खड़े हैं, तो वो एक आदमी नहीं है। उसकी गिनती बहुत दूसरे तरीके से की जाएगी, सिर्फ नंबर में नहीं की जा सकती है ना। पावर सिर्फ नंबर में नहीं दिखता है ना, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देखें और अच्छे पाठक बने रहें, अच्छे श्रोता बने रहें। आपके आलोचनात्मक रवैये से हमारा पेशा तो बेहतर होना चाहिए, हम यही उम्मीद करते हैं। और सवाल करते रहिए। और दूसरों को भी ट्रोल मत करिए, उनसे आलोचना कीजिए, सवाल कीजिए। ट्रोल करने की बीमारी दूसरी तरफ भी होती चली जा रही है, पर वो अभी छोटी बीमारी है, वो लोग हेल्पलेस लोग हैं। तो लेकिन वो अच्छी बात नहीं है कि उसके कैरिकेचर में आप वो बन जाए, वो अच्छी बात नहीं है। तो थैंक यू रवीश, आपने हमें दिया अपना इंटरव्यू। अगर आपको ये फेसबुक लाइव अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। मैं लड्डू खा लूंगी। फेसबुक लाइव अच्छा लगता है तो मोतीचूर का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू बीबीसी के दफ्तर में 10 किलो भिजवा दें। थैंक यू। हमारे बहुत दोस्त हैं, वहाँ खाएंगे सब।